तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो आपके डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो थियोरेटिकल पार्ट है उसे हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया और हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस करेंगे जिसकी वजह से आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला इलस्ट्रेशन है इसमें दिया गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स दिए गए हैं, उन लोगों को हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में हमें क्लासिफाई करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन सब अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले है आपका स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट आपके किसी भी बिजनेस के एक्सपेंस से रिलेट करता है। ठीक है, कोई भी प्रोपराइटर अगर स्टेशनरी खरीदता है तो इट इज एन एक्सपेंस, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ, वो जाएगा आपके नॉमिनल अकाउंट के हेड के नीचे। तो आपको नॉमिनल अकाउंट के नीचे स्टेशनरी अकाउंट लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड है महेश अकाउंट। महेश अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली उस अकाउंट में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। इसे पर्सनल अकाउंट के हेड के नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम महेश अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, थर्ड है आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी इज रिलेटेड टू योर एसेट, और कोई भी टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो इसे हमें रियल अकाउंट के हेड के नीचे या रियल अकाउंट के कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट हो गया आपका रियल अकाउंट। अब है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? इट इज रिलेटेड विद द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। ये जो प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं, तो ये रिलेटेड है प्रोपराइटर। तो कोई भी कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये आपका पर्सनल अकाउंट हुआ। कैपिटल अकाउंट आप लिख दीजिए पर्सनल अकाउंट के कॉलम में। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, हमने नॉमिनल अकाउंट का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको जो लॉस बाय फायर है, ये लॉस है बिजनेस का। ठीक है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट में हमें लिखना होगा। तो हम ये नॉमिनल अकाउंट के कॉलम में इसे लिख देते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, अब है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, अब आते हैं बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या है? बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग एक एसेट है। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी एसेट अकाउंट इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट, वेदर इट इज टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो ये टेंजिबल एसेट है, इसे हमें रियल अकाउंट के कॉलम में लिखना है, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, उसी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट के कॉलम में हमें लिखना है। कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट क्या है? ये वो एसेट है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस कॉपीराइट अकाउंट इन द कॉलम ऑफ रियल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट। ओके,
उसके बाद है रिपेयर अकाउंट। रिपेयर अकाउंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ये है आपका नॉमिनल अकाउंट के बच्चों। इसके बाद है 11th नंबर लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप इज एन एसेट, ठीक है, इट इज अ टेंजिबल एसेट, तो आपके रियल अकाउंट में पहुंच जाएगा, उसे आपको रियल अकाउंट के कॉलम में लिखना है, लैपटॉप अकाउंट, ओके। Now 12th is wages account, again this is an expense account, ठीक है, which is a nominal account because आपके नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन, तो आपको यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के कॉलम में वेजेस अकाउंट को लिख देना है। तो बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन पे। ये है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फिर से उसी तरह हमें करना है। यहाँ पे एक टेबल दिया है, ठीक है, जिसमें पर्सनल अकाउंट का कॉलम है, रियल अकाउंट का कॉलम है और नॉमिनल अकाउंट। तो जो जो अकाउंट जिस हेड के अंडर आता है उसके उसी कॉलम में हमें लिखना है। कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो ये आपका इट इज अ टेंजिबल एसेट, तो ये आपका रियल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट लिख दीजिए रियल अकाउंट के कॉलम में। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये किसी पर्सन की आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, इसलिए ये आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे पर्सनल अकाउंट में लिखिए, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे आ गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट हमने पिछले इलस्ट्रेशन में भी समझ लिया कि किसी अकाउंट के आगे अगर किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ओके। इस तरह का अगर कोई अकाउंट है जैसे रोहित अकाउंट, अनिल अकाउंट, रुपेश अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट है, तो इसे पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। फर्नीचर अकाउंट, ये आपके एसेट से रिलेटेड है, ये टेंजिबल एसेट है, तो रियल अकाउंट में ये आपका रियल अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट, ओके। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, एंड इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ओके। देन गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट इज इंटेंजिबल एसेट, तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया, तो रियल अकाउंट के कॉलम पे लिख दीजिए गुडविल अकाउंट। इस एसेट को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू। अब प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो इसे आपको कहाँ पे लिखना है? इसे आपको पर्सनल अकाउंट में प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। बच्चों अब है ट्रेडमार्क अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट क्या है? ट्रेडमार्क अकाउंट जो है ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, इसे भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो ट्रेडमार्क ये हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट, तो ये आ गया आपके रियल अकाउंट के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया। अब हमारा कमीशन अकाउंट, तो व्हाट इज कमीशन अकाउंट? कमीशन अकाउंट क्या हुआ हमारा? कमीशन अकाउंट इज एन इनकम। अगर कमीशन रिसीव्ड है तो आपका इनकम है, कमीशन अगर आपने पे किया है तो ये आपका क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। कमीशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो आप
नॉमिनल अकाउंट के हेड के अंदर कमीशन अकाउंट लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे खाली कमीशन अकाउंट लिखा है, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड नहीं लिखा है और ना ही कमीशन पेड लिखा है। ठीक है, तो अगर कमीशन रिसीव्ड है तो दैट इज एन इनकम, कमीशन पेड है तो दैट इज एन एक्सपेंस। तो दोनों ही सूरतों में ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या है? लोन अकाउंट आपका एसेट नहीं है, लोन अकाउंट आपका एक्सपेंस नहीं है। लोन अकाउंट क्या है? लोन अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई भी लोन अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, या किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड होता है। तो लोन अकाउंट आपको पर्सनल अकाउंट के हेड के नीचे लिखना है और उसी कॉलम में लिखना है। तो लोन अकाउंट आपको पर्सनल लोन के कॉलम में लिखना है। लिख दीजिए लोन अकाउंट, आपने पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिख दिया। अब ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट इज व्हाट? ड्राइंग्स अकाउंट is a personal account because it is related to the capital of a person. एक पर्सन ही अपने बिजनेस से ड्राइंग करता है, पर्सन ही बिजनेस में कैपिटल लेके आता है और एक प्रोप्राइटर ही अपने बिजनेस में कैपिटल लेके आता है और अपने बिजनेस से पैसा निकालता है। जो पैसा अपने बिजनेस से प्रोप्राइटर जो पैसा विड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। बिकॉज तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट हो गया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ड्राइंग्स ऑफ अ प्रोप्राइटर हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट बिजनेस। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट नहीं बताया है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट नहीं बताया है। अगर वो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट होता तो ये इनकम होता, इंटरेस्ट पेड अकाउंट है तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो हम इसे नॉमिनल अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये भी इलस्ट्रेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, हम चलते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। तो आइए बच्चों, हम लोग आपका थर्ड इलस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हमें नीचे दिए गए जो अकाउंट्स है उसे क्लासिफाई करना है एसेट्स में, लायबिलिटीज में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बना के रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपका एसेट्स है, सेकंड कॉलम आपका लायबिलिटीज है, थर्ड कॉलम आपका इनकम और गेन्स है और फोर्थ कॉलम जो है वो आपका एक्सपेंडिचर और लॉसेस है। तो हम लोग पहला जो अकाउंट है उसे लेते हैं। पहला अकाउंट है आपका प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट किसी भी प्रोप्राइटर का एसेट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोप्राइटर को अगर रेंट 2 महीने बाद भरना है और उसने अभी भर दिया तो ये उसका एसेट हो गया। जब तक कि वह रेंट भरने का समय नहीं आ जाता तब तक ये उसका एसेट ही रहेगा। ओके, तो प्रीपेड अकाउंट इज एन एसेट, इसलिए हम लोग प्रीपेड अकाउंट को एसेट की कैटेगरी में लिख दें। ओके, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट क्या है? ये एक्सपेंस है। ओके, सैलरी रिसीव्ड है तो ये इनकम है, सैलरी पेड है तो ये एक्सपेंस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है क्योंकि ये किसी बिजनेस के रिलेटेड अकाउंट्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सैलरी पेड ही हम इसे कंसीडर करते हैं और इसे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की कैटेगरी में लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट। ओके, थर्ड है आपका बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्सन ने अगर बैंक लोन लिया है तो ये कर्ज है, ये उसे आज नहीं तो कल चुकाना है, तो ये हो गया उसका लायबिलिटी। तो हम लायबिलिटी के कैटेगरी में उसे लिख देते हैं, बैंक लोन अकाउंट। ये हो गया आपका लायबिलिटी। ठीक है, मोटर कार अकाउंट। मोटर कार अकाउंट इज अ टेंजिबल एसेट, इसलिए हम उसे एसेट की कैटेगरी में लिख देते हैं, मोटर कार अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं हर अकाउंट को। रेंट पेएबल अकाउंट। रेंट जो हमें आज पे करना था हमने पे नहीं किया है, वो आज नहीं तो कल हमें पे करना पड़ेगा और वो पेएबल के कैटेगरी में है, मतलब
ये हमारा लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल हमें इसे पे करना है, इसलिए हम इसे लायबिलिटी के कैटेगरी में लिखेंगे। रेंट पेएबल अकाउंट इज अ लायबिलिटी। ठीक है। बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को माल बेचा 100 रुपए का, उसने हमें केवल 50 रुपए अदा किए और 50 रुपए अदा करने के बाद उसका बिजनेस या तो बंद हो गया या वो खुद एब्सकॉन्डेड हो। ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। अब वो कब मिलेगा इसकी हमें कोई गारंटी नहीं, तो हम उसे किस में लिखेंगे? एक्सपेंडिचर और लॉसेस के कैटेगरी में लिख देंगे। ठीक है। आइए हम लोग उसे एक्सपेंडिचर और लॉसेस की कैटेगरी में लिखते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है। कॉपीराइट अकाउंट इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है ना। तो कॉपीराइट अकाउंट इज माय कर दिया एज एन एसेट। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इज माय इनकम। ठीक है। तो उसे हम स्ट्रेट अवे इनकम और गेन्स की कैटेगरी में लिख देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट भी क्या है मेरा? ये भी मेरा इनकम है, तो इसे भी हम इनकम और गेन्स की कैटेगरी में लिख देंगे, क्लासिफाई कर देंगे एज एन इनकम और गेन्स। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट इज माय इनकम। प्रेमाइसेस अकाउंट क्या है? कोई भी प्रेमाइसेस अकाउंट, जैसे कि वो रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस हुआ या कमर्शियल प्रेमाइसेस हुआ, तो बोथ ऑफ देम आर द एसेट्स ऑफ द प्रोपराइटर हु इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। तो ये जो प्रेमाइसेस अकाउंट है, इसे हम एसेट्स में क्लासिफाई करें, एसेट्स अकाउंट में क्लासिफाई करें। प्रेमाइसेस अकाउंट इज एन एसेट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, आप कभी भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। ठीक है। या तो मंथली होगा या क्वार्टरली होगा या ईयरली होगा, लेकिन आपको उसे एक तय डेट पर, एक डेट जो दिया गया है कि आपको इस डेट को ही आपको ये प्रीमियम भरना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, अदरवाइज आपकी ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इट इज अ पेमेंट टुवर्ड्स योर इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है। तो इसे एक्सपेंडिचर और लॉसेस के कॉलम में लिखना होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब ऑडिट फीस क्या है? जब किसी कंपनी का ऑडिट होता है तो ऑडिटर को फीस देना पड़ता है, तो ऑडिट फीस इज एन एक्सपेंस, इसे एक्सपेंडिचर और लॉसेस की कैटेगरी में हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। ऑडिट फीस अकाउंट। मेरे ख्याल से ये थर्ड इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ इलस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको सेम चीज करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। यहाँ पे आपको एक और कॉलम बढ़ गया है जो है कैपिटल। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग क्लासिफाई करते हैं ये सारे अकाउंट्स को, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग आपका टेंजिबल एसेट है, तो सिंपली उससे आपको एसेट के लैंड एंड बिल्डिंग इज योर एसेट। ठीक है। देन इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इट इज एन इनकम, तो इनकम की कैटेगरी में लिख दीजिए इंटरेस्ट रिसीव। ओके। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो उसे आप एसेट के कॉलम में लिख दीजिए कंप्यूटर। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये हम लोगों ने फर्स्ट
चैप्टर में समझ लिया होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब कभी भी बिजनेसमैन किसी से माल उधारी पे लेता है, ठीक है, तो जिससे वो माल लेता है वो कौन हो जाता है? उसका क्रेडिटर, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल पैसे चुकाने हैं, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन हो गए? ये हो गया लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज के कॉलम में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देना। ओके, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल्स मतलब क्या हुआ? हमने आज बिल बनाया, माल बेचा, बिल बनाया, बिल बनाने के बाद हमने हमारे पार्टी को दे दिया, ठीक है। पार्टी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आपको इसका पेमेंट कर दूंगा, अभी मैं केवल 25% भर रहा हूँ और बाकी के जो 75% है वो मैं आपको थोड़े दिन के बाद दे दूंगा। तो जो पैसे आपके पास आए नहीं है, या जिस बिल का वह पार्ट जिसका पेमेंट आपको हुआ नहीं है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका एसेट, क्योंकि आज नहीं तो कल, या जो टाइम आपको दिया गया है उस दिन आपको वो पेमेंट मिलना है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल्स क्या हो गया? ये हो गया आपका एसेट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, आपने माल बेचा, ठीक है। माल बेचने के बाद माल बेचते वक्त आपने सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ किया, या तो आपने उसे ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया होगा या तो कैश डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तो दोनों ही सूरतों में ये क्या है? ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? एक्सपेंडिचर के कॉलम में आपको डिस्काउंट अलाउ को लिख, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है? वही जैसे बिल्स रिसीवेबल्स हमारे एसेट है, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स भी हमारे एसेट है। आज हमने बिल बना के सामने वाले पार्टी को माल बेच दिया, सामने वाला पार्टी बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आपको इसका पेमेंट करूंगा। तो जितने का बिल है, ठीक है, जितने का बिल जिस पार्टी को आपने दिया है वह पार्टी आपका क्या हो गया? सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि वो आपको 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज के अंदर आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका एसेट। तो सन्ड्री डेटर्स इज योर एसेट। गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, हमने कई बार पढ़ा है, सीधा वो एसेट की कैटेगरी में आ गया। ओके, फ्रेट। फ्रेट ये आपका एक्सपेंस है। फ्रेट क्या है? ये आपका एक्सपेंस है। तो फ्रेट आपके एक्सपेंस के कैटेगरी में आ गया। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका इनकम है, आपको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? ये आपका इनकम है, तो उसे इनकम के कॉलम में लिख दिया हमने। इसके बाद बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है? हमने किसी से माल लिया, हम उसे कहते हैं कि अभी हम 25% आपको देंगे, 75% हम 15 डेज के बाद देंगे। तो हमें 15 डेज के बाद जो पेमेंट करना है उतने का सामने वाला हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? जो अमाउंट हमने पे नहीं किया है, दैट अमाउंट इज नोन एज बिल्स पेएबल, और वो बिल में आज नहीं तो 15 दिन के बाद वो हमें भरना है, तो वो हो गया हमारा लायबिलिटी। इट इज और लायबिलिटीज, तो हम उसे लायबिलिटीज के कैटेगरी में लिखेंगे, बिल्स पेएबल। अमित्स कैपिटल। अमित्स कैपिटल क्या है? स्ट्रेट अवे वो कैपिटल में आएगा, तो कैपिटल की कैटेगरी में अमित्स कैपिटल आप लिख दीजिए। तो वो कैपिटल है जो अमित ने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने बैंक में रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया आपका इनकम, ठीक है। तो इसे इनकम की कैटेगरी में लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, अब
बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज, जैसे आपका लोन अकाउंट इज अ लायबिलिटी, उसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी है। आप जितना पैसा यूज करेंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल जो पैसा आपने यूज किया है उसे आपको चुकाना भी पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप लायबिलिटीज के कैटेगरी में लिख दीजिए। स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक, देखो स्टॉक जो बिजनेस में जो भी स्टॉक आता है, जैसे माल आया तो वो तो आपके गुड्स हो गए, ठीक है। लाइफ स्टॉक क्या? जैसे जो कैटल, जैसे गाय, बैल, ठीक है ना, ये सब जो है ये सब लाइफ स्टॉक्स है। हॉर्सेस, ये सब लाइफ स्टॉक्स है। तो लाइफ स्टॉक भी आपका क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप एसेट की कैटेगरी में लिख दीजिए। लाइफ स्टॉक इज योर एसेट। फाइन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस, तो इसे एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में लिख दीजिए। जब आप बिजनेस करेंगे तो प्रिंटिंग, तो आपको आपके विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने होंगे, बिल बुक प्रिंट करने होंगे, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंस है। ये सब प्रिंटिंग करने के लिए आप जो खर्चा कर रहे हैं उसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहा जाता है, और इसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में क्लासिफाई, इट इज एन एक्सपेंस। अब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, मेरा जो बैंक में कैश पड़ा है वो मेरा एसेट है, तो उसे एसेट की कैटेगरी में लिख दीजिए। कैश एट बैंक। बच्चों पे रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट क्या है? रेंट रिसिप्ट मेरा इनकम है। मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो रेंट रिसिप्ट इज माय इनकम, ठीक है। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये 19th है आपका अकाउंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है? ये आपका एक्सपेंस है। समझिए कोई कार लिया है, कार के मेंटेनेंस के लिए आप पैसा खर्चा करते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या हो गया? ये आपका एक्सपेंस हो गया। कभी कभी मशीनरी जो हम खरीदते हैं बिजनेस के लिए, उसके भी मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो वो क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर। कैरियज, कैरियज भी हमारा एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। कोई भी माल लाने के लिए, ठीक है, हम जो भाड़ा देते हैं, गाड़ी का भाड़ा, ठीक है, यानी कोई भी माल ढोने के लिए जो गाड़ी का भाड़ा होता है, ठीक है, उसे कैरियज कहते हैं। तो गाड़ी का भाड़ा क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसलिए हमने इसे एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में लिख दिया। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? आज नहीं तो कल हमें भरना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमें इसके कॉलम में लिख देना है, ओके। कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, सीधे सीधे आप इसे इनकम के कैटेगरी में लिख दीजिए, कमीशन रिसीव्ड। ये बच्चों बैंक लोन, बैंक लोन आज नहीं तो कल मुझे ये चुकाना है, ओके। या जिसने भी बैंक लोन लिया है उसे आज नहीं तो कल ये लोन बैंक में चुकाना है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया? ये हो गया उसका लायबिलिटीज। बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है, उसका हमें बिल देना पड़ता है, राइट, बिल पे करना पड़ता है। तो कोई भी बिल आप पे करते हो, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये यूटिलिटी बिल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? ये आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इसे एक्सपेंडिचर के कॉलम में लिख दीजिए। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्या है बच्चों? कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मॉनिटरी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने 25 जो अकाउंट्स है उसे हमने एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो
तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो देख के आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, उन इलस्ट्रेशंस को भी करने में आपको मजा आएगा।